सभी को गुड आफ्टरनून। आज मैं ये वीडियो अभी थर्ड पेपर का जो बना रहा हूँ उसमें आप देख सकते हो क्या क्या सही है। देखो, पहला नीव जीन का क्या कार्य है, तो इसमें पहला थर्ड ऑप्शन होगा सभी नोडुल का निर्माण करना, यानी जो गठाने बनती है उसमें ट्यूमर वगैरह बनती है तो वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। इसमें 10वां क्वेश्चन है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया तकनीक की खोज किसने की थी, यानी जो पॉलीमरेज जो है ना, पीसीआर तकनीक, इसको इंग्लिश वर्जन देख लो आप, पीसीआर तकनीक, यानी ये एक फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह काम करती है। जिस प्रकार से हम फ़ोटोकॉपी मशीन में एक पेज के बहुत सारे पेज कुछ ही समय में बना सकते हैं, कुछ मिनटों में, उसी प्रकार हम डीएनए के बहुत सारी कॉपियाँ हम फटाफट बना सकते हैं पीसीआर तकनीक के द्वारा। जैसे फ़ोटोकॉपी में हम मशीन में बनाते हैं ना अपन, वैसे तो पीसीआर तकनीक कैरी मुलर ने एक नया साइंटिस्ट था, उसने दी थी। और इसमें मतलब मिनटों में लाख सैकड़ों करोड़ों मतलब बहुत सारी मतलब कॉपियाँ इस जीन की बना सकते हैं अपन। तो ये बहुत अच्छी खोज है। और उसके बाद है जो इसका जो आंसर होगा आपका होगा कैरी मुलस, पीसीआर तकनीक। ठीक है। नेक्स्ट है, आरएनए में उपस्थित यूरिडीन है, तो यूरिडीन एक नाम से पता चल रहा है पिरीमिडीन है ना, क्या है ये, पिरीमिडीन है। ठीक है। नेक्स्ट है, डीएनए के दोनों सूत्र आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, आपको पता है ये दोनों इस प्रकार से रज्जु होते हैं, ये ना इस प्रकार से रज्जु होते हैं, आपने देखे। तो यहाँ पे एडिनिन होगा, तो यहाँ पे जैसे थाइमिन होगा, तो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे बीच में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो ये जानते ही हो आप। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट है आपका डी, निम्न में से किस आरएनए की संरचना क्लोवर पर्ण के समान होती है, तो आप जानते ही हो इसकी संरचना, तो मैंने आपको बताई है, ये इस प्रकार से आपने देखा होगा, ये क्या है, इस प्रकार से लूप बनते हैं, होता क्या है ये, टीआरएनए, क्या होता है ये, टीआरएनए। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे होगा, इसमें हम क्या कह सकते हैं, तो टीआरएनए आप देख सकते हो आप, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, यानी स्थानांतर आरएनए, क्या बोलेंगे इसको, स्थानांतर आरएनए, ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला, इसके अंदर ये वाला राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कोडोन समापन कोडोन है, तो तीन ही है, ओकर, अंबर और ओपेल, यूएए, यूजीए और यूजीए और यूएजी। तो ओकर, अंबर और ओपेल, तो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है यूएए, एक होता है यूजीए, एक होता है यूएजी। तो ये ओकर, अंबर और ओपेल, ये तीनों होते हैं। अब ये दोनों तो इसमें दे रखे हैं, है ना, और ये थर्ड वाला नहीं दे रखा है, तो ये दोनों जो है ना, यानी ये ऑप्शन जो ये वाले दोनों स्टॉपिड कोडोन है, और इसमें नहीं पूछा है ना, निरर्थक कोडोन के रूप में जाने जाते हैं। क्या कह रहा है ये, निम्न में से कौन से कोडोन समापन कोडोन या निरर्थक कोडोन के रूप में जाने जाते हैं, तो एयूजी तो मिथ्योनिन है, जो प्रारंभिक कोडोन है, ये वाला है ना, ये वाला प्रारंभिक कोडोन है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे ए व सी आंसर है, क्या है, ए व सी। ठीक है। नेक्स्ट है, लेग ओपेरोन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं, तीन होते हैं, कौन कौन से आप जानते हो, जेड एक्स, जेड वाई और जेड, मतलब एक्स वाई जेड, जानते हो ना आप, यानी एक्स वाई और जेड, तीन संरचनात्मक जीन होते हैं, ये मैंने डायग्राम बना के बताया था। लेग ओपेरोन में हो गया, ये तीन होते हैं इसमें। ठीक है, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है। ये कौन सा हुआ, यानी ये थर्ड वाला। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये, पादप उत्तक या अंग को कोशिका विभाजन द्वारा क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये कॉल्ड है ना, इसमें क्या हो सकता है, देखो इसमें पढ़ने में नहीं आ रहा है ये, कि पादप उत्तक या अंग को कोशिका विभाजन द्वारा, क्या पढ़ने में नहीं आ रहा, कुछ पीडीएफ सही नहीं आई है। तो यहाँ पे इसका आंसर मेरे ख्याल से कृतोतक होगा, क्योंकि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिका विभाजन से रिलेटेड है, और पादप उत्तक या अंग जो कोशिका विभाजन द्वारा, तो यहाँ पे नया बनाते हैं, कैलस होगा, यहाँ पे कैलस बनाता है, तो कैलस का मतलब कृतोत्तक से ही बनता है कैलस। ठीक है, यही होगा आंसर, इसमें ये वाला हो सकता है, वैसे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा दूर से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पादप भाग विषाणु के प्रभाव से मुक्त है, तो पादप का कौन सा भाग जो विषाणु मुक्त है, तो वो तो विभजतक भाग है, मतलब निम्न में से कौन सा पादप भाग विषाणु के प्रभाव से मुक्त हैं, जहाँ पे विषाणु का संक्रमण नहीं हो सकता, तो वो है विभजोतकी क्षेत्र। ध्यान रखना, जो ऊपर वाला पौधे का टॉप वाला भाग होता है, शीर्ष विभजोतक, वही होता है सबसे विषाणु मुक्त। ठीक है, उसी का सबसे ज़्यादा टिश्यू कल्चर किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक अच्छा कर्तोतक नहीं है, तो अच्छा कर्तोतक कौन सा होता है, जिसका हम अच्छे से क्या कर सकते हैं,
कैलस बना के मतलब कल्चर कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर कर सकते हैं, उससे नए पादप बना सकते हैं। तो जैसे शीट्स वाला भाग है उससे भी बना सकते हैं, पत्तियों से भी बना सकते हैं। स्तंभ से बनाते ही आप देखा, गुलाब की डाली काट कर लगाते हैं, पत्तियों में पत्थर जटा है, लेकिन जड़ के द्वारा कृतत्व का काम नहीं किया जाता है। तो इसमें जड़ होगा आंसर, क्या होगा? जड़। ठीक है। वृद्धि नियामक जो कि कैलस के विभेदित करने के लिए आवश्यक है। हार्मोन पूछ रहा है, तो दो ही हार्मोन है, एक तो कोशिका विभाजक हार्मोन और एक है वृद्धि करने वाला, तो ऑक्सिन, और इसमें क्या होगा? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है संश्लेषित बीजों का निर्माण कायिक भ्रूणों का निम्न के साथ संपुटिका बनाकर किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, इसमें क्या होगा? संश्लेषित बीजों का निर्माण मतलब जो बीज संश्लेषित करते हैं तो भ्रूणों का निम्न के साथ संपुटिका बनाकर किया जाता है। तो यहाँ पे इसको मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश वर्जन पढ़ना पड़ेगा मुझे। बाय द सोमेटिक एम्ब्रियोनिक विथ सोमेटिक एम्ब्रियो बनाया जाता है ना। तो इसमें होगा सोडियम एसिटेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम एल्जिनेट। मतलब जो कायिक भ्रूण बनाते हैं ना उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो ये सोडियम नाइट्रेट एसिटेट होगा। इसको मैं कंफ्यूज हूँ अभी, ये अब छोड़ देते हैं अपन, देख लेना आप, नेट पे सर्च करके बता देगा ये। अगुणित पादप प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी हैप्लॉइड प्लांट किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो पर्ण संवर्धन द्वारा, कलिका संवर्धन द्वारा, परागकोश संवर्धन द्वारा या जड़ संवर्धन द्वारा। तो यानी अगुणित पादप कह रहा वो। तो देखो पर्ण संवर्धन द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि पर्ण खुद ही डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है। कलिका संवर्धन यानी कली जो होती है वो भी द्विगुणित होती है, यानी डिप्लॉइड होती है, अगुणित होती ही नहीं है। परागकोश संवर्धन ये हो सकता है, क्योंकि एंथर जो होता है उसके अंदर हो सकता है। जड़ संवर्धन भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी द्विगुणित है। तो यहाँ पे होगा परागकोश। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रसायन जीवद्रव्य संलयन में सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है? तो यहाँ तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉलीइथाइल ग्लाइकोल। ध्यान रखना, पॉलीइथाइल ग्लाइकोल सबसे ज़्यादा एक जीवद्रव्य का जो संलयन करके मतलब सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है रसायन में इसका। ठीक है, तो ये पॉलीइथाइल ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना, है ना। जीवद्रव्य संलयन में, जीवद्रव्य का मतलब प्रोटोप्लाज्म का जब संश्लेषण करते हैं तब क्या कह रहा है? साइब्रिड क्या है? तो साइब्रिड यानी कोशिका द्रव से क्या बनाना, मतलब ये बनाना, कोशिका द्रव से मतलब नए पादप बनाना, मतलब उसका कल्चर करना, क्लोन बनाना। तो होगा कोशिका द्रव, क्या होगा? कोशिका द्रवीय संकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक, यहाँ देख लो, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। ये साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, ये वाला ऑप्शन होगा जीवद्रव्य द्वारा। नेक्स्ट है आपका आनुवंशिक कूट की प्रकृति के बारे में यह कथन सत्य है। तो आनुवंशिक कूट जो होता है ना, त्रिक कूट, जैसे UAA अभी देखा था, ओकर, अंबर, ओपेल, इसी प्रकार AUG, मिथ्योनिन, प्रारंभिक कोडोन। तो ये जो सब है इनका मतलब किस प्रकार से, मतलब ये कौन सी, इनकी प्रकृति कैसी होती है? तो ये सावर्तिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, यस यूनिवर्सल होते हैं, अतिव्यापी होते हैं, और अनवर्त, तो इंग्लिश वर्जन देखना पड़ेगा, त्रिक होते हैं। तो इसका देखना पड़ेगा मुझे इधर इंग्लिश में कि देखो यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है, होते हैं। उसके बाद ओवरलैपिंग, क्या एक दूसरे को लैप करता है क्या? ओवरलैपिंग, डबल यहाँ पे देखो कॉमालेस होते हैं क्या? तो सही बात है, कॉमालेस होते हैं। ट्रिपलेट होते हैं क्या? हाँ होते हैं। तो अब ये तीन तो होते ही हैं, तो बी वाला ऑप्शन होगा जो गलत होगा इसमें, यही होगा मेरे ख्याल से। क्या पूछ रहा है ये बारे में? ये कथन अनुचित है, अनुचित का मतलब सही नहीं है, तो इसमें कौन सा होगा? अतिव्यापी, ये है ना। कोई भी दूसरा एक दूसरे को क्या करता है? अतिव्यापी, यानी उसको मतलब इंग्लिश में पढ़ लो, इसको क्या कह रहा है ये कि ओवरलैपिंग नहीं करता है, ध्यान रखना। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। 17 में अनुलेखन में आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह होता है, तो बहुत सरल है, तो आपको पता ही है, DNA से क्या होता है? RNA, सीधी सी बात है ना। अनुलेखन में एमिनो अम्लों के सक्रियण में शामिल एंजाइम हैं, तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एमिनो अम्लों के सक्रियण में शामिल एंजाइम है, कौन सा है? तो देखो यहाँ पे ATP सिंथेटेज एंजाइम, एमिनो एसिड tRNA सिंथेटेज, एमिनो एसिड mRNA सिंथेटेज, एमिनो एसिड rRNA सिंथेटेज, सारे दे दिए हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि ATP सिंथेटेज याद रखना आपको, एमिनो अम्लों के सक्रियण में। तो एमिनो अम्ल के क्या बोल रहा है सक्रियण में? तो ये नहीं समझ में आ रहा था, इंग्लिश वर्जन देख लिया करो आप इसमें कि द एंजाइम इन्वॉल्व इन एमिनो एसिड एक्टिवेशन, है ना। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम है जो एमिनो एसिड को एक्टिव करता है? तो tRNA, उसमें mRNA हो जाएगा, एक तो rRNA, राइबोसोमल RNA हो जाएगा ना, मैसेंजर RNA। तो कौन सा इन्वॉल्व एमिनो एसिड है ना, तो एमिनो अम्लों के सक्रियण में शामिल एंजाइम कौन सा हो सकता है इसमें? तो इसमें देखो rRNA तो क्या होता है, उस पर तो काम होता है सारा,
tRNA उसके अंदर खुद ही एक्टिव रहता है, और mRNA तो उसमें RNA चलता है। तो ATP सिंथेटेज यहाँ पे नहीं हो सकता है, यहाँ तो tRNA होगा। क्या होगा यहाँ पे? tRNA। DNA पुनरावर्ती होती है, यानी DNA जो बनते हैं ना, तो अर्धसंरक्षी प्रकार का होता है। कैसा होता है? अर्धसंरक्षी। उपरोक्त में से कोई नहीं। DNA खंडों को आपस में जोड़ने वाला एंजाइम निम्न में से कौन सा है? तो जोड़ने वाला तो लाइगेज है, सीधी सी बात है। कौन सा है? लाइगेज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा एल्केलॉइड का प्रमुख गुण नहीं है? एल्केलॉइड्स का गुण जल में घुलनशील है, प्रकृति में क्षारीय है, प्रकृति में अम्लीय है, जटिल आणविक संरचना व नाइट्रोजन उपस्थित है। तो प्रमुख गुण नहीं पूछा है इसमें। तो जल में घुलनशील, क्या एल्केलॉइड्स जो होते हैं क्या जल में घुलनशील होते हैं? तो होते ही हैं, आपको पता ही है एल्केलॉइड्स, तो है ना। तो एल्केलॉइड्स फीचर्स ऑन द एल्केलॉइड्स, है ना। तो इसमें जल में घुलनशील होते हैं, प्रकृति में अम्लीय क्षारीय भी हो सकते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? जटिल आणविक संरचना व नाइट्रोजन उपस्थित होती है, तो गुण नहीं है, तो ए वाला राइट होगा इसमें। नेक्स्ट है, कुनेन किस पादप द्वारा प्राप्त होती है? तो कुनेन तो आपको पता ही है, मलेरिया, ये इसकी सिनकोना ऑफिसिनेलिस, इससे प्राप्त होती है। एट्रोपा बेलाडोना, क्या होगा इसके अंदर? एट्रोपा तो एट्रिपिन प्राप्त होती है, कुनेन जो है ये सिनकोना ऑफिसिनेलिस से प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि एट्रोपा बेलाडोना से तो एट्रोपिन प्राप्त होती है, पेपेवरस सोमनीफेरम से तो अफीम प्राप्त होती है, मॉर्फिन, ये हेरोइन वगैरह जो भी है ना। निम्न में से ये क्या फिनोलिक्स का उदाहरण है? फिनोलिक्स का मतलब है, इसमें फिनोलिक्स लिग्निन उपरोक्त सभी होगा। फिनोलिक्स का मतलब जो लेटेक्स सिक्रेट करे है ना, वही होगा। इसमें देख सकते हैं अपन। तो एग्जाम्पल ऑफ द फिनोलिक्स, तो इसमें ऑल ऑफ दिस होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से सतत बायोरिएक्टर का उदाहरण है? बायोरिएक्टर का उदाहरण कौन सा सतत बायोरिएक्टर का उदाहरण है? तो यहाँ पे बायोरिएक्टर का उदाहरण कौन सा है इसमें? तो धान बायोरिएक्टर, स्पिन फिल्टर, बहुपर्ती बायोरिएक्टर, स्थिर कोशिका बायोरिएक्टर, यानी सतत बायोरिएक्टर का उदाहरण है। यानी हम कह सकते हैं इसको कंटिन्यूअस बायोरिएक्टर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो स्प्रिन फिल्टर, या हम कह सकते हैं कि बैच बायोरिएक्टर, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, सतत संवर्धन में सबसे लंबा वृद्धि काल कौन सा है? सतत संवर्धन में, सतत का मतलब लगातार संवर्धन होता ही रहता है उसमें। मंद वृद्धि काल, स्थिर काल, मृत्यु काल, अधिकतम वृद्धि काल। तो स्थिर काल होगा उसमें, स्टेशनरी फेज ये होगा, है ना। नेक्स्ट है, एक बायोरिएक्टर होता है। तो बायोरिएक्टर का मतलब एक बीओडी इंक्यूबेटर, एक परमाणु रिएक्टर। तो बीओडी होगा इसमें, है ना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड निकालने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। कॉकिन है एक, कॉकिन तो आपको पता ही, अभी बताई थी मैंने है ना। तो एक ये एल्केलॉइड्स है, लेकिन पिरीमिडीन एल्केलॉइड्स है, या क्विनिलॉइन एल्केलॉइड्स है, या ट्रोपिन एल्केलॉइड्स है, या आइसोकिनोलिन एल्केलॉइड्स है। तो कॉकिन क्या है? कॉकिन तो हीरोइन है, आप जानते हो ना। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या हो सकता है भैया? इसमें क्वेश्चन ही अलग सी दिया है इसमें। प्रोपिलीन, आइसो क्विनोलिन, है ना, पिरामिडिन, कॉकिन। तो हीरोइन कॉकिन अफीम से प्राप्त होती है भैया, ये एल्केलॉइड से। तो ये देखना पड़ेगा भैया, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें, बहुत सारे एल्केलॉइड्स दे दिए इसने, देखना पड़ेगा। मैंने देखा नहीं पेपर, आज डायरेक्ट ही हाथ में लेके बैठ गया, एनालिसिस नहीं किया। जो क्वेश्चन बच गए हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा फिर, है ना। जीवाणु में रूपांतरण खोजा गया, तो ये तो सबको पता है, ग्रिफिथ द्वारा खोजा गया, चूहे पर प्रयोग किया था, है ना। ASR का सेकंड, AS3 का प्रयोग किया था, और देखा था निमोनिया ग्रस्त रोग हो जाता है ना। न्यूनतम संवर्धन माध्यम में से जीवाणु जो वृद्धि नहीं कर सकते कहलाते हैं। ये भी मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपको। क्या कह रहा है? न्यूनतम संवर्धन माध्यम में से जीवाणु जो वृद्धि नहीं कर सकते कहलाते हैं। सर्वसंरक्षी, न्यूट्रॉन, एड्रोपस। चलो नेक्स्ट है आपका, प्रथम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसमें खोजा गया, तो हिंड सेकंड है इसमें। क्या आंसर है? हिंड सेकंड। और पादपों में मुक्त होने वाला सर्वसामान्य क्लोनिंग वाहक है, तो टी प्लाज्मिड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, प्लाज्मिड, है ना। नहीं में एंजाइम नाइट्रोजिनेज उत्कृष्ट क्रियाशीलता दर्शाता है। तो एंजाइम नाइट्रोजिनेज वायवीय अवस्था में, अवायवीय अवस्था में पहले वायवीय, तत्पश्चात अवायवीय अवस्था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अप्रभावी रहता है।
तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह काम करने लग जाता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में अप्रभावी रहता है। सही बात है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो अप्रभावी रहेगा ये। क्यों? क्योंकि देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये है ना ऑक्सीजनेज की तरह कार्य करने लग जाता है, और जब ये यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है तो ये नाइट्रोजनेज की तरह कार्य करने लग जाता है। तो इसमें यही आंसर होगा, ये वाला है ना। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, तो सरंध्र ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग है ना, एक होती है नरेंद्र ब्लॉटिंग, सरंध्र ब्लॉटिंग, नरेंद्र ब्लॉटिंग। ये दोनों तो डीएनए आरएनए के संश्लेषण के लिए की जाती है ना, मतलब पहचान के लिए। वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए की जाती है। किसके लिए? तो सरंध्र ब्लॉटिंग होता है, नरेंद्र ब्लॉटिंग होता है, एक होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो ये डीएनए आरएनए के लिए सरंध्र और नरेंद्र ब्लॉटिंग हो जाएगा, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग हो जाएगा प्रोटीन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान का ड्रोसोफिला किसे किया जाता है? तो इसमें देखो अलग आंसर है, लेकिन इसने क्वेश्चन ही अलग दिया है। वैसे इसमें न्यूरोस्पोरा हो सकता है, न्यूरोस्पोरा। प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड क्या है? जीवाणु के डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंड डीएनए। तो प्लाज्मिड तो आपने देखा ही एक्स्ट्रा डीएनए होता है ना, तो डबल स्टैंडर्ड होता है। ये कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है जीव द्रव्य हैं, तो जीव द्रव्य क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म एक तरह का केंद्रक के बिना कोशिका और कोशिका भित्ति रहित कोशिका। तो ये तो सेल वॉल लेस सेल है, पहले ही बताया मैंने कि सेल वॉल लेस मतलब कोशिका भित्ति विहीन जो कोशिकाएं हैं वो क्या कहलाती है? यहाँ पे ध्यान रखना, सेकंड वाला ऑप्शन है, कोशिका भित्ति रहित कोशिका को ही जीव द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जीवन क्षमता की जांच के लिए किया जाता है। तो इसमें एफडीए उपचार, टीटीसी दोनों, या केवल ए? तो एफडीए उपचार फ्लोरोसिस डाइएसिटेट जीवन क्षमता की जांच के लिए। तो ये मुझे नहीं पता है, देखना पड़ेगा ये भी। फिल्टर पेपर रैप्ड नर्स उत्तक तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी मुझे नहीं पता है, देखना पड़ेगा ये भी, है ना। इन विट्रो कल्चर से भिन्नता को कहा जाता है। तो इन विट्रो कल्चर में भिन्नता को क्या कहा जाता है? इन विट्रो कल्चर में भिन्नता को कहा जाता है इन विट्रो सोमाक्लोनर भिन्नता या उत्परिवर्तन। तो उपरोक्त सभी होगा इसमें, है ना, क्योंकि सभी तरह की भिन्नता है इसमें। तो द्विबीजपत्रियों में किरीट पिट्टिका कहाँ चला गया? हाँ, द्विबीजपत्रियों में क्या कह रहे हैं? किरीट पिट्टिका रोग किसके कारण होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसी, ये वाला आंसर है, ये वाला। नेक्स्ट है बैटरी डिस्चार्ज होगी भैया मेरे, इसीलिए मैं बनाता नहीं ज़्यादा, ये लफड़े होते हैं यार। नेक्स्ट है आपका निम्न से प्रक्षेपिका द्वारा जीन स्थानांतरण किस निम्न के द्वारा खोजा गया है ना। तो ये जो नेक्स्ट जो बच रहे क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, कितने बच रहे आप देख लो, ये 42 हो गए ना। तो ये 40 तक मैंने करा दिए, 5 यूनिट बाकी हैं और कुछ तीसरी यूनिट भी बाकी है अभी, और उसके बाद नेक्स्ट है ना। आज के लिए इतना ही, ओके।